आज बात होगी भारत के इतिहास के संदर्भ में। जो भारत का इतिहास है उसे अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांटा है। जेम्स मिल एक ब्रिटिश लेखक ने 1817 में अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत को 3 भागों में बांटा है। और अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो भारत का इतिहास है उसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं क्रम के अनुसार वो मैंने आपके सामने ये लिखे हैं। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भारत के इतिहास को क्रम के अनुसार कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है पाषाण काल। और पाषाण काल के अंदर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। और नवपाषाण काल के अंतिम चरण में ही शुरू होता है ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल के अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है और उसके बाद वैदिक सभ्यता आ जाती है। और वैदिक सभ्यता के पतन के बाद मगध का उदय होता है और मगध के उदय पर ही मौर्य काल आता है। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मौर्योत्तर काल का टॉपिक नहीं है, तो इसमें बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल के अंत में हर्षवर्धन का काल आता है और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल का उदय होता है। राजपूत काल के अंतिम चरण में महमूद गजनवी व मोहम्मद गौरी आते हैं और मोहम्मद गौरी ही दिल्ली सल्तनत के निर्माण में भूमिका निभाता है। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से होती है और दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोधी वंश के पतन पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति के बाद भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसकी वजह से 1947 में देश स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अब जैसे कि मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, हमारा जो ताम्र पाषाण कालिक टाइम पीरियड जब ख़त्म हो जाता है भारत में, तो हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। पश्चिमोत्तर भाग पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। 1921 में प्रथम हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। 1947 तक 40 स्थलों की खोज की जा चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। अफगानिस्तान में इस सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं उसका नाम है शोरतुघई और मुंडीकाक। आगे बढ़ते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में देखते हैं कि सर्वप्रथम 1826 में यानी आज से 200 साल पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले से कई ईंटें प्राप्त की थी। इस लाइन को आप याद रखना। 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरी बिछाते समय हड़प्पा के टीले से ईंटें प्राप्त की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की और ये खोज उन्होंने किस नदी के किनारे की? रावी नदी के किनारे की थी। हड़प्पा शहर जो ताम्र पाषाण काल संस्कृति के चिन्हों पर अवतरित हुआ था, हड़प्पा सभ्यता, उस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था। और उस क्षेत्रफल की जो चारों सीमाएं हैं वो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद और सुतकांगेडोर। तो जो आलमगीरपुर है वो पूर्वी सीमा है, मांडा जो है वो उत्तरी सीमा है, दैमाबाद दक्षिणी सीमा है और सुतकांगेडोर पश्चिमी सीमा है। और इन सीमाओं के जो ज़िले हैं वो भी मैंने इसमें लिखे हैं। और ये किस किस नदी पर हैं, क्योंकि सभ्यताओं का निर्माण नदियों के किनारे पर ही हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम नगर हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। एग्ज़ाम के संदर्भ में हड़प्पा से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लीजिए। OMR में भी ये सहायक होते हैं और रिटर्न में भी बहुत सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हड़प्पा नगर की खोज और प्राप्त हुए तत्वों या स्थलों या वस्तुओं का बारे में बताइए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप समझ लीजिएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी ज़िले में, जो वर्तमान में शाहीवाल है, रावी नदी के बाएं यानी कि उल्टे तट पर इस नगर की खोज की। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में दुर्ग, निवास गृह, चबूतरे और अन्नागार प्रमुख हैं। ये नगर 2 टीलों में विभाजित था। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था।
यानी कि हड़प्पा का जो नगर था वो 2 भागों में डिवाइड था। ठीक है, पश्चिमी टीले की चारों ओर से किलेबंदी की गई थी। पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले को व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा नगर के एक अन्य टीले को माउंट एफ की संज्ञा दी गई है। इस टीले से श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। श्रमिक आवास के उत्तर में अनाज कूटने के 18 गोल चबूतरे और अन्नागार की 2 पंक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6-6 खाने हैं। यहाँ से जौ के दाने, जले हुए गेहूँ और भूसी मिली है। इस नगर से मिलने वाले प्रमुख अवशेष धोती पहने एक मूर्ति का साक्ष्य, एक बर्तन जिस पर मछुआरे का चिन्ह अंकित है, शंख का बना बैल, ठोस पहिए और छतरी से युक्त तांबे की बनी इक्का गाड़ी, गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर और तिल, ये सब मिला है। 16 ताम्र भट्टियाँ, तांबे से निर्मित पैमाना, तांबे की ताबीज और तांबे के मानव आकृति प्राप्त हुई है। एक मोहर में पैर से सर्प दबाए गरुड़ का चिन्ह पाया गया है। एक मुद्रा पर खरगोश का चित्र अंकित है। कांसा निर्मित एक दर्पण मिला है। एक प्रसादन केस मिला है और 37 कब्रिस्तान मिला, यानी कि हड़प्पा के नगर में शवों को दफनाया जाता था। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें मुद्रा पर सिर के बल खड़ी नग्न नारी का चित्र अंकित है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। गठिया रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अब दूसरा जो शहर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो हड़प्पा नगर से 640 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये मोहनजोदारो जो है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का जो अर्थ है वो है मुर्दों का टीला। ये स्थल सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इस स्थल या नगर की खोज 1922 में राखल दास बैनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम सिंध का बाग भी कहते हैं। तो ये मैं लिखना भूल गया था, लिख लेना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी थी वो 640 किलोमीटर है। ये नगर 2 भागों में बटा हुआ था। जैसे हड़प्पा नगर बटा हुआ था वैसे ये भी बटा हुआ है। पूर्वी भाग को नगर टीला और पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहा जाता था। दुर्ग टीले से कुषाण काल में निर्मित स्तूप का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। इसी कारण दुर्ग टीला को स्तूप टीला भी कहते हैं। इस नगर के दुर्ग वाले क्षेत्र से, यानी कि जहाँ दुर्ग बना हुआ है, क्षेत्र से वृद्ध स्नानागार, सभागार, पुरोहितों का आवास आदि प्राप्त हुए हैं। वृद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध स्मारक है। जॉन मार्शल ने वृद्ध स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये जो वृद्ध स्नानागार है ये 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। वृद्ध स्नानागार के पश्चिम में बने भवन को मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार की उपमा दी है। अन्नागार मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध और सबसे बड़ी इमारत है। ये इमारत 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी है। ओके, मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मोहनजोदड़ो में रसोईघर, कुएं, आंगन, स्नान गृह, ढकी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। इस नगर की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें हैं। नगर की प्रमुख सड़क 9.15 मीटर चौड़ी, लगभग 33 फीट चौड़ी थी। नगर से सुमेरियन प्रकार की नाव चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई है। 40 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मोहनजोदड़ो में मुर्दों को जलाया जाता था और हड़प्पा नगर में दफनाया जाता था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। गले हुए ताबीज के ढेर। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को 2 भागों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। एक श्रृंगी बैल की आकृति युक्त मोहर मिली है। हाथी का कपाल खंड, सर्वाधिक भारी बटखरा, तांबे की हेयरपिन, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी नहीं मिली हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से साबित हो जाता है कि मोहनजोदड़ो के निवासी बहुत ही विकसित जीवन जीते थे। अगला शहर है चन्हूदड़ो और इस नगर की खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। ये नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो नगर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित था। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इस नगर का उत्खनन कार्य कराया था। नोट कर लेते पॉइंट में। इस नगर को हड़प्पा संस्कृति के 3 चरणों प्राग, विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस नगर को झूकर जाकर संस्कृति के
प्राप्त होते हैं। इस नगर की प्रमुख सड़क 7.5 मीटर चौड़ी थी। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। नालियाँ भी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। उत्खनन से प्राप्त हुए प्रमुख साक्ष्य, तो एक अलंकृत हाथी मिला है, 2 बड़े जार मिले हैं, 3 मगरमच्छ और 2 मछलियों वाली एक मुद्रा मिली है, 4 पहियों वाली एक गाड़ी मिली है, कंघा और उस्तरा, 3 बड़े टीले, लिपस्टिक के साक्ष्य, वक्राकार ईंटों का पाया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्राकार ईंटें केवल आपको चन्नू दड़ों से ही प्राप्त हुई हैं। मन के बनाने का कारखाना मिला है। सुरमा तथा काजल, ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ये एक ऐसा नगर है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। इस नगर में दुर्ग नहीं है, यानी इस नगर में दुर्ग नहीं पाया गया है। सिंध प्रांत के अन्य स्थल कोटदीजी, आमरी और जुडीरो दड़ो हैं। ठीक है। इसके बाद प्रमुख शहर है जिसका नाम है लोथल। ये नगर गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में सगारागवल नामक ग्राम के नज़दीक भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। ये नगर हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। 1954 में SR राव ने इस नगर की खोज की थी। 1957-58 के बीच SR राव ने ही इसकी खुदाई का कार्य आरंभ कराया। इस नगर को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। लोथल का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का नगर। इस नगर की गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर में घिरे हुए थे, यानी कि ये पूरा शहर यानी कि दोनों पार्ट घिरे हुए थे। ठीक है। तो इस नगर से जो मिले हैं प्रमुख एविडेंस वो देख लेते हैं। कांसे की सुई, शंख की प्राप्ति, गुरिल्ला की मृणमूर्ति और मम्मी के मॉडल, नाव के चित्रित युक्त मोहर, पकी हुई ईंटों का बना बंदरगाह। ये विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा है। धान और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहरें और पक्के रंग से रंगे हुए पात्र, एक हाथी दांत का पैमाना, एक सीप का बना पैमाना, रंगाई का कुंड और सूती वस्त्र, आटा पीसने वाली चक्की जो पत्थर की बनी हुई थी। अब बात होगी नए शहर धौलावीरा की। और इस नगर की खोज 1967-68 में JP जोशी ने गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा नामक स्थल की खोज की। 1990-91 में RS विस्ट ने इस नगर का उत्खनन कार्य कराया था। ये नगर आयताकार था जो 3 भागों में डिवाइड था, यानी कि ये नगर 3 भागों में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम भाग था दुर्ग, दूसरी भाग था मध्यम नगर और तीसरा था निचला नगर। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं, यानी कि धौला का अर्थ सफ़ेद और कुआं, वीरा का अर्थ है कुआं। इस नगर से हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। नगर के निवासी उन्नत जल प्रबंधन में दक्ष थे। एक जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 × 12 × 7.5 मीटर था। और इस नगर से जो प्रमुख एविडेंस मिले हैं वो देख लेते हैं। नगर से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित जूनीकरण से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। सुनामी जैसे समुद्री तूफान के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेवले की मूर्ति, गिरगिट, घोड़े की कलाकृतियाँ और बड़ी संख्या में पॉलिशदार श्वेत पाषाण प्रमुख हैं। एक सूचना पट प्राप्त हुआ है जिस पर 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से ये 5 शहर हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। जैसे कि प्राचीन काल को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम स्टोन एज पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो एक तो इसका पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? अभिलेख, सिक्के, मृदुभांड, मोहरें, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला। और साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ में क्या है कि धार्मिक ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और बहुत सारे जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ। ठीक है। और लौकिक ग्रंथ यानी कि चाणक्य, कालिदास, हवेनसांग, फायान, अलबरूनी, बरनी, ईसामी, अबुल फजल आदि। तो इनके माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भारत के पर्याय के रूप में इस्तेमाल इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। फारसियों यानी ईरानियों ने सिंधु को हिंदू और इस देश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है। इस शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है।
1817 में स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स मिल ने 3 भागों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।